वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। कनाडा में कोरोना गाइडलाइंस और वैक्सीन मुखालिफ मुजाहिरों को रोकने के लिए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उठाया बड़ा कदम। मुल्क में 30 दिनों के लिए नाफिज कर दी इमरजेंसी। क्या अमेरिका जानबूझकर रूस को जंग पर उकसाने की कर रहा है कोशिश? उठ रहे हैं सवाल। फ्रांस ने भी कहा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रूस यूक्रेन पर हमले की कर रहा है तैयारी। अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में मौजूद अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर कर दिया बंद। अमेरिकी शहरियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने और पड़ोसी मुल्क पोलैंड में दाखिल होने की दी गई सलाह। पोलैंड में खोला गया वेलकम सेंटर। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम पर जाहिर की तशवीश। हरिद्वार में मुसलमानों की नस्लकुशी और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की इत्तलात पर लिया सख्त नोट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का खत्म होता जा रहा है असर। दिन ब दिन नए केसेस की तादाद में आई कमी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए 27,409 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 1% से भी कम। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब की समाअत। मुस्लिम तालिबात ने की हाई कोर्ट से गुजारिश, स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की दी जाए इजाजत। अदालत के फैसले पर पूरे मुल्क की लगी है निगाहें। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ओटावा समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। ट्रूडो ने ओटावा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने नाकाबंदी और कारोबार को जहन में रखते हुए सूबाई और इलाकाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक हंगामी एक्ट नाफिज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि कानून को मौसर तरीके से नाफिज करने की कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत के लिए संगीन चैलेंजेस है। वज़ीर इंसाफ डेविड लोमेटी के मुताबिक इमरजेंसी फौरी असर से अगले 30 दिन तक नाफिज रहेगी। इस दरमियान कोविड-19 इक़दामात के खिलाफ एक दिन तवील एहतजाज के बाद कनाडा की मसरूफ़ तरीन सरहदी गुज़रगाहों में से एक दोबारा खोल दी गई है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने तस्दीक कर दी है कि विंडसर, ओंटारियो और डेट्रॉइट के दरमियान पुल के पार तकरीबन एक हफ्ते में पहली बार ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। विंडसर पुलिस ने एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि लोग 911 पर कॉल ना करें। रूस की जानिब से अमेरिका पर जंग के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद अब फ्रांस ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में नहीं लगता। एलिजा महल के एक ओहदेदार ने रूस और फ्रांस के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के बाद कहा था कि इमानुएल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन के माबैन टेलीफोनिक बातचीत से फ्रांस को नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जारहाना इक़दाम की तैयारी कर रहा है। मैक्रोन और पुतिन के दरमियान करीब 1 घंटा 40 मिनट गुफ्तगू हुई। एलिजा महल के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू से फ्रांस को नहीं लगा कि रूस किसी हमले की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रांसीसी अखबार फिगारो ने भी अमरीकी ओहदेदारों के इस बयान पर तनकीद की जिसमें उन्होंने दावा किया कि रूस बीजिंग ओलंपिक के दौरान यूक्रेन पर हमले का इरादा रखता है। फ्रांसीसी बाशिंदों का मानना है कि अमेरिका हालात को कशीदा बनाकर और क़याली हमले का मौजू उठाकर अगले कुछ दिनों के लिए अपने खास अहदाफ के हुसूल की कोशिश में है। अमेरिका ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कैफ में अमेरिकी सिफारतखाना आर्जी तौर पर यानी टेम्पररी तौर पर बंद करके इसका सिफारती अमला मुल्क के मगरब में वाक़ शहर लफिफ मुंतकिल कर दिया गया है। ये इक़दाम यूक्रेन पर रूसी हमले के अंदेशे के पेश नज़र किया गया है। इससे पहले बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों से जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ने की अपील की है। सिफारतखाने ने अपने वेबसाइट पर एक बयान जारी करके कहा कि क़वानीन के मनमाने तरीके से नाफिज होने, नज़रबंदी के खतरे और यूक्रेन से मुत्तसिल बेलारूस की सरहद पर रूसी अफवाज की गैर मामूली और तशवीशनाक तरीके से एकजा हो जाने, कोविड-19 और उससे मुताल्लिक़ दाखिले की पाबंदियों की वजह से बेलारूस का सफ़र न करें।
इस दौरान यूक्रेन छोड़ने वाले अमेरिकी शहरियों के लिए पोलैंड में एक वेलकम सेंटर खोल दिया गया है। सिफारतखाना ने कहा कि अमेरिकी शहरी अब यूक्रेन से मुत्तसिल ज़मीनी सरहद के जरिए पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं, उन्हें किसी भी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि 1948 के बाद इसराइल की जानिब से कब्जा किए गए इलाके अस्कलान या एश्केलोन में एक कार बम धमाके में एक इसराइली आबादकार हलाक और 2 दीगर यहूदी जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अस्कलान में यत्ज़हाक बैन जोए स्ट्रीट पर कार बम धमाके के नतीजे में एक यहूदी हलाक जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हुए। ज़राए का कहना है कि काबिज़ पुलिस का ख्याल है कि यह वाक़या यहूदी जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान तनाज़ात का नतीजा है। ज़राए का यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन का हदफ शलोम अल-दमरानी नामी गैंग की एक अहम शख्सियत के कत्ल को निशाना बनाया गया और दीगर 2 जख्मियों का ताल्लुक भी इसी ग्रोह से था। मस्जिद अक्सा के इमाम अल-शेख अकरमा साबरी ने कहा है कि काबिज़ रियासत के मकरूह अज़ाइम और जारियत के सामने डट कर खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि इसराइल के फैसलों को जायज़ समझना भी नाजायज़ है। मस्जिद अक्सा के इमाम साबरी ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अल-शेख जर्राह महल्ले के अपने दौरे के दौरान इस महल्ले के रिहायशियों के साथ एक जहदी का इजहार किया जिन्हें जिलावतनी और घरों को मिस्मार करने का खतरा है। उनका कहना था कि काबिज़ रियासत के फैसले गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर महज़िब हैं। सबरी ने वाज़ेह किया कि हमारे अल-कुद्स के लोग एक साबित कदम लोग हैं जो अपने हक़ पर कायम हैं, अपने हुकूक का दिफा करते हैं, अक़ीदा और ईमान का दिफा करते हैं, क्योंकि ये मुल्क मुक़द्दस है और इसका दिफा करना एक बंधन है और हम इसके रखवाले हैं। हमारे लिए इसमें कोताही या गैर मुनसिफाना फैसलों का शिकार होना जायज़ नहीं है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट बहरीन के सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए हैं। साल 2020 में दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मामूल पर आने के बाद सियोनी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा है। रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट बहरीनी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे ख़ित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की अहमियत पर बातचीत करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि दोनों रहनुमा 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। खास तौर पर सिफारती और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की और टेक्नोलॉजी और इजादात पर तवज्जो मरकूज करते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर बातचीत करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने बताया कि नफ्ताली बेनेट दौरे में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के अलावा फाइनेंस, फॉरेन, इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स से भी मुलाकातें करेंगे। I'm about to fly off to Bahrain for the first official meeting and visit of an Israeli Prime Minister in the kingdom. I'm going to meet the king, I'm going to meet the crown prince, and I have a series of meetings whose goal is to fill with energy and content the peace agreements between the 2 nations. I think especially in these tumultuous times, it's important that from this region we send a message of goodwill, of cooperation, of standing together against the common challenges and of building bridges to the future. मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की ने अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान और सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात के मौके पर डिफेंस, बिजनेस और मुख्तलिफ सेक्टर्स में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ 13 समझौतों और डील्स पर साइन कर दिए हैं। तुर्की की सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनातोलू के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुकाम ने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एग्रीकल्चर, इकनॉमी, यूथ वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, आफात का निज़ाम, मौसमियात, टेलीकम्युनिकेशन और आर्काइव्स के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन और रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों और समझौतों पर दस्तखत किए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साल 2013 के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के अपने पहले 2 रोज़ा दौरे पर पीर को अबू ज़बी पहुँचे थे। उन्होंने तुर्की से उड़ान भरने से पहले इस उम्मीद का इजहार किया था कि उनके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा।
सऊदी अरब में अब व्हाट्सएप पर दिल वाला इमोजी भेजने के साथ ही साथ नामुनासिब बातचीत करने वाले शख्स को 1 लाख रियाल और 2 से 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक सऊदी एंटी फ्रॉड एसोसिएशन के रुकन ने बताया कि सऊदी क़वानीन के तहत व्हाट्सएप पर दिल वाला इमोजी भेजना हरासानी के जराइम में शुमार किया जाता है। अगर मौसूल होने वाले यूज़र की जानिब से इमोजी भेजने वाले यूज़र के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाए तो ऑनलाइन चैट्स के दौरान इमोजी और तस्वीर का इस्तेमाल ऑनलाइन हरासानी के जुर्म यानी साइबर क्राइम में तब्दील हो सकता है। उन्होंने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी शख्स किसी भी सारिफ की इजाज़त या रजामंदी के बगैर किसी के साथ नामुनासिब बातचीत से गुरेज करे। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड में हरिद्वार में मुसलमानों की नस्लकुशी से मुताल्लिक़ हालिया अवामी मतालबात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उसने सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात के साथ साथ जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने की इत्तलात पर भी तशवीश ज़ाहिर की है। जिद्दा में OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाने के लिए मुसलसल हमले, मुख्तलिफ रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी का हालिया रुझान और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इस मुल्क में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ पजीर रुझान की निशानदही करते हैं। OIC ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के मेकानिज़म और जिनेवा में कायम इंसानी हुकूक़ कौंसिल के खुसूसी तरीक़ाकार से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करें। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में अब तेज़ी से गिरावट दर्ज की जा रही है। तीसरी लहर के आने से बिगड़ी सूरत हाल में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान में जहां पीर को कोविड-19 के 34,082 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं आज ये तादाद 27,409 दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 82,817 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद फिलहाल 4,23,127 है, जो मजमूई केसेस का 0.99% यानी 1% से भी कम है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस की समाअत के दौरान मुस्लिम तालिबात ने एक दिलचस्प मांग की है। हिजाब पहनने के हक में दरख्वास्त दायर करने वाली तालिबात ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। अमन, भाईचारे और लॉ एंड ऑर्डर को मुतासर करने वाला कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाने से मुताल्लिक हुकूमत के हुक्म को चैलेंज देने वाली लड़कियों ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JM काजी जबकि जस्टिस कृष्णा M दीक्षित की बेंच के सामने ये दलील दी। इस मामले में आज ही समाअत हो रही है। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े को लेकर मुसलसल बयान दे रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज भी ट्वीट करते हुए आयरलैंड में हिजाब को तस्लीम किए जाने का जिक्र किया। बता दें कि साल 2019 में आयरलैंड हुकूमत ने पुलिस वर्दी के साथ पगड़ी और हिजाब पहनने की इजाज़त दी थी। इसे वहाँ रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी राहत बताया गया था। मोदी सरकार ने भी इस कदम को तारीखी बताया था। अब इसी बयान को बुनियाद बनाकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर सवाल दागे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाज़त दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को वहां रह रहे हिंदुस्तानियों के हक में बताते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया था। अगर आयरलैंड के लिए ये तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों? इनकी डिग्निटी यानी इज्जत की धज्जियां
क्यों उड़ाए जा रहे हैं। इस ट्वीट के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं जिनमें आयरलैंड के इस फैसले के बारे में तफसील से बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आयरिश हुकूमत ने तारीखी फैसला लिया है, सिख लोग जो पुलिस में काम करते हैं उन्हें पगड़ी पहनने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में आगे लिखा गया है कि साल 2019 में आयरिश हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले लिए थे। उनकी तरफ से हिजाब और पगड़ी को पुलिस फोर्स में तस्लीम किया गया। इस फैसले ने वहां रह रहे हिंदुस्तानियों को मुस्बत एनर्जी से भर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी में नाता तोड़कर अखिलेश यादव का सपोर्ट करने वाले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि योगी मेरा कत्ल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नामजदगी के लिए 3 आदमियों की जाने की इजाज़त है। वहां योगी जी के गुंडे कैसे पहुंचे? जैसे ही हम पहुंचे गाली गलौज और गोली से मारने की धमकी दी गई। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे जो कि मुजरिमों को बचाने की ही कोशिश में लगे रहे। इस पूरे वाक़े को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है। तो ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये इनके गुंडे जो बनारस भेजे गए थे, कुछ तो काले, कुछ हमारे काली कोट में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, योगी जी के गुंडे थे। कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग गए हुए थे। कुछ ऐसे साथी वहां पहुंचाए गए थे जो डीएम और कमिश्नर के आदेश पर, निर्देश पर, कि जब चुनाव आयोग ने कहा है कि कैंपस में 3 ही आदमी जाएगा तो ये सैकड़ों लोग कैसे पहुंच गए। पंजाब असेंबली इंतखाबात की वोटिंग 20 फरवरी को होनी है। ऐसे में पंजाब इलेक्शन की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फिरोजपुर में उनके साथ जो हुआ उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनके हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों पंजाब का दौरा किया था। इस दौरान सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर परवाज की इजाज़त नहीं दी गई है। इस पर चन्नी ने कहा कि हमारे पीएम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अगर पीएम पंजाब के दुआबा आ रहे हैं तो मुझे भी दुआबा आने से क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि पंजाबी को दबाया नहीं जा सकता, मैं पंजाबियों के साथ ही रहूंगा। गैर तकसीमशुदा बिहार के 950 करोड़ रुपए के मशहूर चारा घोटाले से जुड़े 5वें केस में भी रियासत के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी सदर लालू यादव कसूरवार करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा खजाने से 139 करोड़ के गबन के मामले में उन्हें कसूरवार करार दिया है। अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को बरी भी किया है, जबकि लालू के करीबी लीडर जगदीश शर्मा और धरोहर भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। लालू यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। मरकजी एजेंसी ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके करीबियों से जुड़े 10 ठिकानों पर मुंबई में छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई एनआईए से मिली जानकारी के बाद की। 15 दिन पहले एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी बुनियाद पर ईडी ने कुछ इनपुट जमा किए। ईडी ओहदेदारों ने दाऊद इब्राहिम की मरहूम बहन हसीना पारकर के मुंबई वाक़े घर पर भी छापा मारा है। ईडी के ज़राए के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के कुछ मफरूर और कुछ सियासी कायदीन भी उनकी रडार पर है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कनाडा में कोरोना गाइडलाइंस और वैक्सीन मुखालिफ मुजाहिरों को रोकने के लिए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उठाया बड़ा कदम। मुल्क में 30 दिनों के लिए नाफिज कर दी इमरजेंसी। क्या अमेरिका जानबूझकर रूस को जंग पर उकसाने की कर रहा है कोशिश? उठ रहे हैं सवाल। फ्रांस ने भी कहा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रूस यूक्रेन पर हमले की कर रहा है तैयारी। अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में मौजूद अपना सिफारतखाना आर्जी तौर पर कर दिया बंद। अमेरिकी शहरियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने और पड़ोसी मुल्क पोलैंड में दाखिल होने की दी गई सलाह। पोलैंड में खोला गया वेलकम सेंटर। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम पर जाहिर की तशवीश। हरिद्वार में मुसलमानों की नस्लकुशी और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की इत्तलात पर लिया सख्त नोट।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का खत्म होता जा रहा है असर। दिन ब दिन नए केसेस की तादाद में आई कमी। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए 27,409 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 1% से भी कम। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब की समाअत। मुस्लिम तालिबात ने की हाई कोर्ट से गुजारिश, स्कूल यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की दी जाए इजाजत। अदालत के फैसले पर पूरे मुल्क की लगी है निगाहें। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।